नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। टैबलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीरीज पार्ट 10। आज हम लोग बात करेंगे कंप्रेशन के बारे में, और कंप्रेशन में भी मेनली मल्टी स्टेशन कंप्रेशन, रोटेटरी प्रेस, उसका वर्किंग मैकेनिज्म, कंप्रेशन साइकिल, उसके पार्ट्स, क्रिटिकल पैरामीटर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मशीनों में अभी क्या क्या आ रहा है। इसकी प्रीवियस 3 जो सीरीज़ है 8 और 9 वो ऑलरेडी कंप्रेशन से रिलेटेड थी। तो वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रेन्यूल्स या पाउडर को हम लोग कंप्रेस करके, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ फोर्स हम लोग उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। So the process by which powder or granules are transformed or converts into the form of tablet by applying a compression force is called compression, and the equipment used for this process is called as a compression machine. अब इस प्रोसेस में डाई पंच इन्वॉल्व रहते हैं, डाई रहता है, उसके बाद अपर पंच और लोअर पंच। ये इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि इनकी हेल्प से टैबलेट का जो शेप है वो स्ट्रेंथ है और वेट जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, और हार्डनेस भी उन पे डिपेंड करता है। अब अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो एक्चुअली कंप्रेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो ओवरफिलिंग ऑफ डाई होता है। हमारा जो डाई होता है ओवरफिल होता है, ओवरफिल होने के बाद हम लोग उसको एग्जैक्ट जो वेट हमको चाहिए होता है हम लोग उसको मीटरिंग करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, एक्सेस पोर्शन को स्क्रैप करके रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको टैबलेट को कंप्रेस करते हैं बाय हेल्प ऑफ कंप्रेशन फोर्स दैट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द अपर रोलर एंड लोअर रोलर। ठीक है, और वो टैबलेट को हम लोग इजेक्ट करते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है फिलिंग, मीटरिंग, कंप्रेशन और इजेक्शन, ये हमारा एज ए प्रिंसिपल है टैबलेट कंप्रेशन मशीन का। और ये जो हमको फोर्स मिलता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, बट कुछ मशीनों में भी डिस्क स्प्रिंग सिस्टम भी आ गया है। ठीक है, ये जो प्रेशर होता है ना, ये ट्रांसमिट होता है अनरिड्यूस्ड फॉर्म में, मतलब ये फ्लक्चुएट नहीं होता, अनरिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड के थ्रू होता है। अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होता है जो ट्रांसमिट होता है बाय स्टैटिक फ्लूइड के थ्रू, और ये ईच एंड एवरी डायरेक्शन में सेम प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा रखेंगे तो हमारा जो है कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा होगा, और कंप्रेशन फोर्स अगर मेरा ज़्यादा होगा तो मेरा टैबलेट का हार्डनेस भी ज़्यादा रहेगा। ये एक सिमेट्रिक डायग्राम है कंप्रेशन का, जिसमें कि इसके थ्रू हम लोग बात करेंगे। ये मेरा पूरा अपर पंच है, ये लोअर पंच है। ठीक है, ये मेरा फिलिंग कैम है। ठीक है, ये मेरा पूरा वेट एडजस्टमेंट यूनिट है जो कि वेट को एडजस्ट करता है। ये होने के बाद यहाँ पे मेरा एक्सेस पाउडर जो है वो रिमूव हो जाता है। ये मेरा प्री कंप्रेशन रोलर है, ये मेन कंप्रेशन रोलर है, अपर एंड लोअर। ठीक है, यह मेरा अपर लिफ्टिंग कैम है, ये मेरा इजेक्शन कैम है। ठीक है, अब ये मेरा, और ये पूरी डाई है। ठीक है, अब मेरा लोअर पंच आया, ये मेरा फीडर है, यहाँ पे ऑलरेडी पूरा पाउडर मेरा भरा हुआ है। अभी जैसे ही आएगा फिलिंग कैम के थ्रू ये नीचे की तरफ जाएगा। अभी नीचे की तरफ जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, डाई कैविटी के अंदर वॉल्यूम मिलेगा, जगह खाली होगी, स्पेस बनेगा। तो मेरा जो पाउडर होगा वो इस कैविटी के अंदर फिल होगा। अभी आप देख रहे हैं ये पूरा फिल हो गया है, ऊपर भी थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, अब ये फिलिंग होने के बाद मेरा जो वेट कंट्रोल यूनिट है ये अप एंड डाउन मूव करता है, और उसी हिसाब से लोअर पंच का, ठीक है, मूवमेंट भी होता है। डाई के अंदर है, डाई के नीचे। अगर ये डाई में हम इसको मूवमेंट ऊपर की तरफ लेंगे तो मेरा जो डाई का फिल वॉल्यूम हो कम होगा, फिल डेप्थ जो है वो कम होगा। अगर नीचे की तरफ लेंगे तो मेरा फिल डेप्थ बढ़ेगा, तो मतलब अकॉर्डिंगली उतना अमाउंट ऑफ पाउडर बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने उसको फिक्स कर लिया तो पाउडर जो हमारा एक्सेस पाउडर होगा वो मेरा स्क्रैप हो जाएगा। वो स्क्रैप होकर रिसर्कुलेशन बैंड या टरेट में रिसर्कुलेशन जो ग्रूव होता है उसके थ्रू ये फिर से फीडर में
पहुंच जाता है। अब इसके बाद आगे आएंगे, ये मेरा पूरा पाउडर भरा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ से अपर पंच नीचे की तरफ आ रहा है, ये डाई कैविटी के अंदर, ठीक है, और ये लोअर पंच डाई कैविटी के अंदर है। अब प्री कंप्रेशन रोलर में जब ये रोलर के अंदर आएगा तो प्री कंप्रेशन रोलर प्रेशर अप्लाई करेगा और यहाँ पे हमारा स्लाइड कंप्रेशन होगा, और जिससे कि हमारा जो भी मेरा एयर इंट्रैपमेंट है ये सब वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब प्री कंप्रेशन पे हमको कितना प्रेशर रखना है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो हमारा रिक्वायर्ड थिकनेस होता है उससे 1 mm थिकनेस ज़्यादा रखता है। अगर मेरा फाइनल रिक्वायर्ड थिकनेस का टारगेट 4 mm है तो हम यहाँ पे प्री कंप्रेशन को स्लाइड कंप्रेस करके एटलीस्ट 5 mm का टेबलेट बनाते हैं, जिससे कि हम फाइनल 4 mm मेन कंप्रेशन रोलर पे अचीव कर पाए। अब इसके बाद ये आगे मूव होके आएगा मेन कंप्रेशन में, अपर एंड लोअर। यहाँ पे क्या होगा, मेन कंप्रेशन रोलर और अपर एंड लोअर इसको फुल कंप्रेशन कंप्रेस करके टेबलेट को फाइनल हमारा ग्रेनुल्स को हमारा फाइनल टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब अपर पंच और लोअर पंच के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिसाइड करता है टेबलेट के थिकनेस को, टेबलेट का थिकनेस और टेबलेट का हार्डनेस। और दूसरा क्या है कि मेरा वेट पाउडर जितना ज़्यादा होगा मेरा कंप्रेशन फोर्स उतना ज़्यादा होगा। मतलब जो मेरा अमाउंट ऑफ पाउडर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन फोर्स। पाउडर ज़्यादा, कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा, पाउडर कम, कंप्रेशन फोर्स कम, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को ज़्यादा रखता हूँ तो मेरा क्या होगा, टेबलेट का थिकनेस ज़्यादा होगा, टेबलेट सॉफ्ट भी बन सकती है। अगर मैं इनके बीच के डिस्टेंस को बहुत कम रखता हूँ तो मेरा टेबलेट थिन बनेगी और उसका हार्डनेस ज़्यादा रह सकता है। अब यहाँ पे होने के बाद अब जैसे ये कंप्रेशन हुआ, अपर पंच लिफ्टिंग कैम ऊपर की तरफ लेके जाएगी और यहाँ से लोअर पंच को इजेक्शन कैम थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएगी, जिससे कि मेरा जो लोअर पंच है वो डाई टेबल से थोड़ा सा ऊपर आए। नॉर्मली 0.1 से 0.2 mm आती है, जैसे कि टेबलेट मेरा डाई कैविटी से बाहर आ जाता है और टेबलेट टेक ऑफ प्लेट जो होती है वो टेबलेट को गाइड मूव कर देती है एग्जिट चूट में, जो कि हमारे लाइन मशीन से होते हुए हमको गुड टेबलेट वहाँ पे मिल जाती है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब जैसे ये टेबलेट को इंजेक्शन हुआ, अब ये फिर से फीडर लोअर पंच जो होता है वो फिलिंग कैम में जाएगा, वहाँ से ओवर फिलिंग होगा, फिर मीटरिंग होगी, एक्सेस पाउडर उसमें रिमूव होगा, फिर कंप्रेशन होगा, इजेक्शन होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू हमारी चलती रहती है। अब हम लोग अगर बात करेंगे मल्टी स्टेशन रोटेटरी प्रेस, तो मल्टी स्टेशन रोटेटरी प्रेस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारे स्टेशन होते हैं, ठीक है। ये 37 स्टेशन भी हो सकती है, 49 स्टेशन भी हो सकती है, 61 स्टेशन भी हो सकती है, 75 स्टेशन भी हो सकती है, 117 स्टेशन भी हो सकती है, ठीक है, 36 स्टेशन भी हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने सिंगल पंच में देखा था, सिंगल पंच मशीन में उसमें एक ही पंच था, बट इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टूलिंग स्टेशन होता है। टूलिंग क्या होता है, टूलिंग मतलब एक सेट ऑफ डाई पंचेस कॉल्ड टूलिंग। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे टूलिंग्स होती हैं, अपर पंच, लोअर पंच और डाई होती हैं, ठीक है। ये रोटेट होके टेबलेट को, ग्रेनुल्स को कंप्रेस करके उसको टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं यूनिफॉर्म साइज और शेप में, ठीक है, यूनिफॉर्म साइज, शेप और वेट में। अब मोटा मोटी अगर हम बात करें तो मल्टी स्टेशन में बहुत सारे डाई और पंचेस होते हैं, टूलिंग स्टेशंस होते हैं, ठीक है, वो रोटेट होते हैं और रोटेट होने के साथ ही जो हमारा ग्रेनुल्स होगा वो कंप्रेस होता है टेबलेट के फॉर्म में और, ठीक है, यूनिफॉर्म शेप, साइज और वेट में। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा कॉम्पैक्शन फोर्स है वो अपर पंच और अपर रोलर और लोअर रोलर जो होता है वो उसको एक्सक्रेट करता है अपर पंच और लोअर पंच पे, ठीक है। अब जो इसकी कैपेसिटी है, मतलब ये कितना टेबलेट देगी, अगर भाई मल्टी स्टेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे मेरा आउटपुट बढ़े। तो ये क्या होता है, इसका जो आउटपुट होता है, ठीक है, या कैपेसिटी होती है, वो डिपेंड करती है कि कितने आरपीएम पे ये मेरा जो है मशीन घूम रहा है, और दूसरा कि मेरा टरेट में कितने नंबर ऑफ स्टेशन है, मतलब 37 स्टेशन है, 36 है, 49 है, 61। तो ये टरेट जो है कितनी स्पीड पे घूम रही है और कितना स्टेशन है, उस पर मेरा इस मशीन का कैपेसिटी या आउटपुट डिपेंड करेगा। अब इन मशीनों को
बनाया क्यों गया? एक्चुअली कॉस्टली है। क्यों? जिससे कि मेरा आउटपुट बढ़ सके और मेरा टाइम बचे। अब मशीन का जो मेन पार्ट है, ठीक है, टरट के 3 पार्ट होते हैं। अपर टरट में क्या होता है? ये अपर पंच को होल्ड करता है। लोअर टरट जो होता है वो लोअर पंच को होल्ड करता है, और जो डाई टेबल होती है उसमें वो जो है वो डाई को होल्ड करता है। ठीक है। अब क्या होगा? टरट जो होता है वो रोटेट करता है। ठीक है। अब टरट रोटेट करता है, अपर पंच और जो लोअर पंच होगा, ठीक है, वो गाइड होता है अप एंड डाउन। ठीक है। टरट रोटेट होगी और अपर पंच और जो लोअर पंच होगा वो गाइड होगी, ठीक है, अप एंड डाउन जो होता है वो मेरा कैम ट्रैक क्या करता है? अपर पंच और लोअर पंच को गाइड करता है अप एंड डाउन। ठीक है। अब ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट होगा ये कंट्रोल करता है फिलिंग, कंप्रेशन और रिजेक्शन को। टरट हमारा घूमता है, टरट मेरा घूमेगा, लेकिन उसके साथ ही जो अपर पंच और लोअर पंच का मूवमेंट होगा ना, वो कैसे होगा? वो कैम ट्रैक के थ्रू होगा। और यही जो है, और वो कंट्रोल करती हैं फिलिंग में कंप्रेशन और रिजेक्शन को। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये हाई स्पीड रोटेटरी मशीन है। ठीक है। मल्टी रोटेटरी मशीन है, डबल स्टेशन, 2 डबल रोटेटरी है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं सिंगल रोटेटरी है, बट ये दोनों मल्टी स्टेशन है। अब वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? वर्किंग मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो 4 स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, 4 स्टेज इन्वॉल्व होता है। फिलिंग होता है, इसमें जो हमारा फार्मुलेशन है जिसको कि हमको कंप्रेस करना है, वो हमारा हॉपर से, ठीक है, डाई टेबल पे आके ओवर फिल होता है। ठीक है, कंप्रेशन स्टेशन पे। ठीक है। फिलिंग होता है, उसके बाद मीटरिंग जो होता है हमारा, रिक्वायर्ड जितना हमको वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, उतना हम लोग उस हिसाब से लोअर पंच की जो पोजीशन है उसको सेट करते हैं और एक्सेस पाउडर को हम लोग रिमूव करते हैं। इसके बाद हमारा टेबलेट जो होता है वो कंप्रेस होता है, कंप्रेशन, ठीक है, बाई अप्लाइंग ए कंप्रेशन फोर्स। ठीक है। एट द बाई मेन अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर और लोअर रोलर जो होगा ये कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करेगा अपर पंच और लोअर पंच पर, जिससे कि हमारा जो मटेरियल है ग्रेनुल्स है वो हमारा टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा टेबलेट इजेक्शन होगा, इजेक्ट होगी डाई टेबल से। अगर कंप्रेशन साइकिल की बात करें, अब ये जो बी हमारा ए जैसा आप दिखा रहा था, हमारा जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हुआ हॉपर से फीड फ्रेम में। अब बी जो है, बी के केस में क्या होगा? वो जो मेरा पूरा मटेरियल है ना, वो पूरा स्प्रेड होगा जिससे कि हमारे को डाई को एक वाइड एरिया मिले, जिससे कि हमारा डाई जो है वो फिल हो सके। अब इसमें सी देख रहे हैं, सी, इस केस में क्या होगा? जो मेरा लोअर पंच होगा वो नीचे की तरफ, ठीक है, क्या करेगा? ये जो हमारा पुल डाउन कैम है, सी पुल डाउन कैम क्या करेगा? लोअर पंच को नीचे की तरफ ले, बॉटम की तरफ ले आएगा, जिससे कि मेरा पूरा जो है वो डाई ओवरफिल हो सके। अब ई पोर्शन जो है, ई के केस में क्या हो रहा है? ई जो दिख रहा है इसमें, ठीक है, ई के केस में मेरा डाई ओवरफिल हो गया। ओवरफिल होने के बाद अब हम क्या करेंगे? हमारा जो है वो वेट को हम लोग एडजस्ट करेंगे बाय मूवमेंट ऑफ, ठीक है, लोअर पंच। अब लोअर पंच के साथ साथ हमने उसको, हमारा जो भी रिक्वायर्ड डाई फिल वॉल्यूम था, हमने उसको अचीव किया। अब इस केस में डी, जो आपको डी दिख रहा है, डी, अब हमने मीटरिंग कर लिया, मतलब हमको जितना रिक्वायर्ड पाउडर चाहिए था डाई में हमने उतना फिल कर लिया। अब जो ओवर फिल है, ठीक है, वो जो हमारा स्क्रैपर होता है, वो स्क्रैपर क्या करेगा? स्क्रैपर उस एक्सेस पाउडर को स्क्रैप कर देगा और उसको डायरेक्ट करेगा, जिससे कि वो फिर से फीड फ्रेम में चला जाए बाय रिसर्कुलेशन बैंड या फिर टरेट ग्रुप के थ्रू। अब इसके बाद हमारा ई हो गया, अब मेरा एफ आएगा, एफ और जी। एफ में क्या होगा? ये एफ जो दिखा रहा है आपको,
ये लोअर कंप्रेशन रोलर है, जी जो है वो अपर कंप्रेशन रोलर है। ये दोनों रोलर जो है पंच पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और उस प्रेशर के थ्रू हमारा जो ग्रेन्यूल्स है वो कंप्रेस होकर फाइनल टैबलेट में ग्रेन्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद एच जो दिख रहा है आपको, एच के केस में हमारा जो अपर पंच है उसको अपर लिफ्टिंग कैम ऊपर की तरफ ले जा रही है और ठीक है। एफ जो हमारा एच है, एच में हमारा अपर लिफ्टिंग कैम जो है वो पंच को ऊपर की तरफ ले जा रही है और आई में जो है, जो मेरा आई पोर्शन है, आई जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आई, यस ये आई। इस केस में क्या है, एच में तो मैंने आपको बता दिया कि पंच जो है, अपर पंच जो है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करके ले जा रहा है, डाई कैविटी से बाहर की तरफ गया। और आई के केस में क्या है, ये हमारा जो इजेक्शन कैम है वो लोअर पंच को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करेगी जिससे कि हमारा टेबलेट डाई कैविटी से डाई टेबल पर आ जाए। इस केस में हमारा लोअर पंच नॉर्मली 0.1 से 0.2 mm डाई टेबल से ऊपर आता है, जिससे कि वो जो कि असिस्ट करता है इजीली टैबलेट के इजेक्शन को। इसके बाद हमारा जो एग्जिट चूट रहेगा वो टैबलेट को गाइड करेगा एग्जिट। इसके बाद हमारा जो टेक ऑफ प्लेट रहेगा या टैबलेट स्क्रैपर रहेगा वो टैबलेट को गाइड करेगा एग्जिट चूट में। अब ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अब ये टैबलेट इजेक्ट होगी, इसके बाद फिर फीड फ्रेम में पाउडर फिलअप होगा, पूरा स्प्रेड होगा, लोअर पंच जो होगा वो लोअर ठीक है पुल डाउन कैम को उसको नीचे ले जाएगी जिससे कि पूरा हमारा पाउडर उसमें फिल हो सके। उसके बाद मीटरिंग होगा, कंप्रेशन होगा, इजेक्शन होगा, ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। अब ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे, लगभग इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। अब जैसे ये 6 नंबर का जो दिखा रहा है, ये फिलिंग स्टेशन दिखा रहा है, ये हॉपर दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ये हॉपर है, ये हॉपर में क्या है, हॉपर मतलब ये उन मटेरियल में जो मटेरियल हमको कंप्रेस करना है, ग्रेन्यूल्स हमको कंप्रेस करना है, वो जो है हॉपर में जो है वो फीड किया जाता है, ठीक है। ये अपर पंच भी बता रहा है, फीडिंग हाउस, फीडिंग पैडल, लोअर पंच, लोअर कैम ट्रैक, ठीक है, फील्ड डेप्थ कंट्रोल, इजेक्शन कैम, ठीक है, मेन कंप्रेशन रोलर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, टेका ब्लेड, डाई, डिस्चार्ज चूट। तो ये लगभग हर एक चीज़ के बारे में हमको इस फिगर में हमको दिख रहा है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, रोटेटरी प्रेस में हॉपर होता है, फीडर होता है, डाई सिस्टम होता है, टर्रेट होता है, कैम ट्रैक होता है, टैबलेट प्रेस फिलिंग स्टेशन और वेट कंट्रोल यूनिट्स होती है, कंप्रेशन रोलर होता है, इजेक्शन कैम होता है, टेक ऑफ ब्लेड होता है, डिस्चार्ज चूट होता है, टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल होता है, सीलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक पंप सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, गियर एंड बेल्ट्स होते हैं। ये जो इतने पार्ट्स होते हैं ये हमारे रोटेटरी प्रेस के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ रोटेटरी प्रेस। तो इसमें क्या होगा, हॉपर होगा। अब हॉपर क्या करता है, हॉपर उस मटेरियल को होल्ड करता है, ठीक है, जो कि कंप्रेस जिनका कि हमको कंप्रेशन करना होता है। ये एक्चुअली प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट है, तो एटलीस्ट इसका जो MOC है वो SS316 रहता है। अब डिपेंड करता है मशीन के हिसाब से, मशीन के हिसाब से इसका जो है शेप और डिज़ाइन जो होता है वो अलग अलग रहता है। दूसरा क्या है, हमारा फीडर सिस्टम है। अब इसमें हॉपर की फ़ोटो भी दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। ये हमारा हॉपर है, SS का है, SS316 इसका MOC रहता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, इसका शेप और साइज़ जो है वो अलग अलग रहता है, कुछ डिज़ाइंस भी अलग अलग, इसमें वाइब्रेशन का मैकेनिज्म भी रहता है जो कि असिस्ट करता है प्रोडक्ट के फ्लो को। दूसरा हमारा क्या होता है, फीडर सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या करता है, हॉपर से हमारा मटेरियल जो होता है वो फीडिंग सिस्टम में आता है। इसमें फीडिंग पेडल्स होते हैं, तो ये कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रेट पे पाउडर या ग्रेन्यूल्स को डिलीवर करता है, ठीक है, डाई को।
जिससे कि डाई हमारा प्रॉपर फिल हो सके। अब ये फीडर सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फीडर हाउसिंग होती है, ठीक है, दूसरा ये फीडर हाउसिंग, ये फीडर पैडल्स। तो फीडर हाउसिंग क्या करता है, अब जो हमारा मटेरियल है वो हॉपर से जो है वो हाउसिंग में, जो फीडर हाउसिंग में आता है, मतलब हॉपर से जो हमारा मटेरियल है वो डायरेक्ट जो है वो फीडर हाउसिंग में आएगा, ठीक है। अब फीडर क्या करता है, अब हमारा जो मटेरियल है वो हमारा हॉपर से फीडर की हाउसिंग में आ गया, तो ये जो फीडिंग जो है ये क्या करेगा, ये मटेरियल को फीड करेगा डाई टेबल को, डाई को। लेकिन ये जो फीडिंग है ये कांस्टेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए और यूनिफॉर्म और एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे कि हमारा टेबलेट की क्वालिटी और टेबलेट का वेट अच्छा हो। अब फीड पैडल्स क्या है, अब फीड पैडल्स क्या है, ये छोटे छोटे पैडल्स ऐसे चक्र जैसे होते हैं, जैसे ये फोटो में आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट, ठीक है, मटेरियल जो होता है ये फीडिंग हाउसिंग से डाई को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अगर फीड पैडल्स नहीं है, ठीक है, अगर मेरा जो है वो फीड पैडल्स नहीं है और मशीन मेरी हाई स्पीड पे चल रही है, तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो है वो डाई का पार्शियल फिलिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर वो पार्शियल फिलिंग होगी तो हमारा जो होता है वो वेट पे जो है हमारा इम्पैक्ट आएगा और वेट वेरिएशन क्रिएट हो सकता है। अगर मेरा वेट पे इम्पैक्ट है, अगर वेट बराबर नहीं है तो वेट जो है थिकनेस को इम्पैक्ट करेगा और थिकनेस जो है मेरी हार्डनेस को इम्पैक्ट करेगी। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो फीडर सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, फीडर हाउसिंग होती है, फीड पैडल्स होते हैं। हमारा जो पाउडर है वो हॉपर से फीडर हाउसिंग में आती है और उसके बाद, ठीक है, फीडर हाउसिंग से हमारा जो फीड पैडल्स होते हैं कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रेट पे, जो यूनिफॉर्म रेट से हमारा जो पाउडर है वो डाई को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, डाई टेबल को ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमारा है टेबलेट प्रेस पंच। अब पंच जो है, अब जो हमारे पंच हैं, पंच में दो टाइप के पंच है, एक अपर पंच है, एक लोअर पंच है। ये डाई कैविटी के अंदर मूव करते हैं और बाय अप्लाइंग कंप्रेशन फोर्स हमारे ग्रेन्यूल्स को डिज़ायर टेबलेट में कन्वर्ट करते हैं। और जो अपर पंच होता है, अपर पंच जो होता है, ठीक है, वो वर्टिकली जो है डाई के अंदर और बाहर, डाई बोर के अंदर और बाहर मूव करता है। जबकि जो लोअर पंच होता है, लोअर पंच का जो स्टेम होता है वो कांस्टेंट हमेशा जो है वो डाई बोर के अंदर ही रहता है पूरी साइकिल में। अपर पंच इन और आउट मूवमेंट करता है डाई कैविटी से, अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है, लेकिन जो लोअर पंच होता है वो हमेशा डाई बोर के अंदर ही रहता है। उसके बाद टेबलेट प्रेस डाई सिस्टम, ठीक है। अब पंच जो है पंच डाई के अंदर मूव करता है, ठीक है। अब डाई के अंदर ही टेबलेट का कंप्रेशन होता है, तो जो डाई है वो हमारा डिज़ायर्ड जो वो टेबलेट है वो प्रोड्यूस करती है। अब जो डाई की कैविटी है वो टेबलेट के थिकनेस और, ठीक है, जो टेबलेट का साइज़ होगा, ठीक है, वो हमारा डाई पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद क्या है, स्क्रैपर ब्लेड। अब स्क्रैपर क्या है कि जब हमारा पाउडर डाई ओवर फिलिंग हो जाता है और हम लोग मीटरिंग कर लेते हैं कि हमको कितना फिल डेप्थ रखना है, ठीक है, उसके बाद जो एक्सेस पाउडर रहता है वो उसको क्या करता है, उसको हमारा जो स्क्रैपर ब्लेड होता है वो उसको रिमूव करता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये डाई टेबल पर डायरेक्ट काउंट बहुत माइनर गैप होता है, एक बटर पेपर जितना गैप आप मान के चलो, ठीक है। अगर हम इसको डाई का जो ये स्क्रैपर ब्लेड का तो 0.05, ठीक है, से लेके 0.1 से ज़्यादा का गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बट हमारी कोशिश ये होना चाहिए जितना मिनिमम से मिनिमम गैप हम लोग रख पाए उतना गैप, ठीक है, इसका रखना चाहिए। अब टेबलेट प्रेस टरेट, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इसके 3 पार्ट होते हैं। जो अपर टरेट होता है ये अपर पंच को होल्ड करता है, लोअर जो टरेट होता है वो लोअर पंच को होल्ड करता है और जो हमारा डाई टेबल होता है वो डाई को होल्ड करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे टरेट मूव करेगी
तो अपर पंच लोअर पंच जो होता है, ठीक है, वो जो हमारी कैम होती है, कैम ट्रैक, जो हमारा कैम ट्रैक होती है उसके थ्रू ये अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, ठीक है। टर्रेट हमारा क्या होता है, टर्रेट हमेशा मूव करेगा, मूव करने के साथ में, ठीक है, जो अपर पंच और लोअर पंच होंगे वो भी मूव करेंगे, लेकिन उनका जो मूवमेंट है वो जो है, वो हमारी जो कैम ट्रैक होती हैं, फिक्स कैम ट्रैक होती है, वो उनके मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। जो कि ये कंट्रोल जो है ये लीड्स करता है सीक्वेंस ऑफ फिलिंग, कंप्रेशन और इजेक्शन को। अब कैम ट्रैक जो होती हैं, कैम ट्रैक जो होती है वो मशीन की क्रिटिकल पार्ट होती हैं। वो क्या करती हैं, अपर पंच और लोअर पंच के मूवमेंट को जो है, ठीक है, वो कंट्रोल करती हैं पूरे कंप्रेशन के ऑपरेशन के टाइम पे। और ये जो हमारी कैम ट्रैक्स हैं, फिलिंग, कंप्रेशन और इजेक्शन में हेल्प करती हैं। अब फिलिंग स्टेशन एंड वेट कंट्रोल। अब टेबलेट जो कंप्रेशन होती है, इसमें जो टेबलेट का वेट होता है मेनली जो होता है वो हमारा कंट्रोल किया जाता है फिल डेप्थ से। जितना ज़्यादा मेरा पाउडर होगा उतना ज़्यादा मेरा वेट होगा, जितना मेरा फिल डेप्थ ज़्यादा होगा उतना मेरा पाउडर फिल होगा, जितना मेरा फिल डेप्थ कम होगा उतना मेरा पाउडर कम फिल होगा। तो मतलब जो हमारी फिल डेप्थ है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ टैबलेट। तो इसमें क्या होता है, लोअर पंच जो होता है अप एंड डाउन मूव करता है विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, मीटरिंग कैम बोल सकते हो, वेट एडजस्टमेंट रैम बोल सकते हो, ठीक है। तो जो लोअर पंच होगा वो डाई में अप एंड डाउन मूव करता है विद द हेल्प ऑफ वेट एडजस्टमेंट रैम या फिर मीटरिंग कैम के थ्रू, जो कि टेबलेट के वेट को डिसाइड करता है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा फिलिंग कैम है उसका सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब फिलिंग कैम नॉर्मली अगर आज कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं उनके एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई कितना टेबलेट का वेट है तो कौन सी कैम लगेगी, कितने बाई कितने की कैम लगेगी। और वो लोग एक सिंपल फार्मूला, एक रफ मतलब देसी फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो भी थिकनेस है टेबलेट का मल्टीप्लाई बाई 2 + 2 mm, मतलब अगर 4 mm का थिकनेस हमको चाहिए तो 4 दूना 8 + 2, ठीक है। तो उस हिसाब से वो फिलिंग कैम डिसाइड करते हैं। बट फिलिंग कैम डिसाइड करने का एक फार्मूला है, तो उसमें क्या होता है, एवरेज वेट ऑफ टेबलेट इन mg डिवाइड बाई π/4 × d² × ρ + 2 mm ओवर फिलिंग। तो डी जो होता है वो टेबलेट का डायमीटर होता है, रो जो होता है उसकी बल्क डेंसिटी होती है, ठीक है, और 2 mm इसकी ओवर फिलिंग पड़ता है। इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग जो है वो फिलिंग कैम को डिसाइड करते हैं कि हमारा फिलिंग कैम कितना होना चाहिए। अब करेक्ट फिल कैम का जो सिलेक्शन होता है ना, वो फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारा सक्सेसफुल प्रोडक्शन कैसा होगा। अगर मेरा फिलिंग कैम का सिलेक्शन बराबर हो गया तो मेरा प्रोडक्शन जो है आगे का काम जो हो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कैट प्रेस मशीन है हमारी, उसमें डिफरेंट कैम लगती है, 5/16, 9/16, 13/16। और अगर हम सीजोंग MNST की बात करें, ठीक है, तो उसमें 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस टाइप की कैम हमारी यूज़ होती हैं। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, ये कैम की फ़ोटो है। इसमें लोअर एक साइड जो होता है, एक साइड से दूसरी साइड जो होता है इस टाइप का होता है। मैं आपको एक फोटो से बताता हूँ, ये ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ से पाउडर भरना चालू होता है, ये पूरा पाउडर फिलअप होता है, मतलब कम से ज़्यादा। ठीक है। अभी क्या है कि फिलिंग कैम क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसी पे यही जो होता है डाई के फिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर पता चला हमारा जो फिलिंग कैम ही ऐसा है कि मेरा डाई इतना पाउडर, मतलब पंच की पोजीशन ऐसी है लोअर पंच की कि मेरा उसमें वॉल्यूम ही नहीं मिल रहा है, तो मेरा पाउडर नहीं भरेगा उसमें, तो उस केस में क्या होगा, मेरा वेट अचीव नहीं होगा। इसलिए जो फिलिंग कैम का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस पे, ठीक है, और ये इनिशियल एक कंप्रेशन फोर्स देता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारा इंट्रैप्ड एयर है, ठीक है, वो जो है जो इंट्रैप्ड एयर पार्टिकल्स के बीच में है वो हमारा डाई से निकल जाए। अब जैसा कि मालूम है कि 3 जो मुख्य एनिमी हैं कंप्रेशन के, 3 मुख्य जो शत्रु हैं कंप्रेशन के, वो एक एयर है, दूसरा मॉइस्चर है और तीसरा फाइंस। ये तीनों जो हैं ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंप्रेशन प्रोसेस में। अब जैसे कि
जैसे कि हम लोग कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन के करने के केस में अब जो इंट्रैप्ड एयर पार्टिकल्स के बीच में रहेगी वो दो ही जगह जा सकती है, या तो डाई से बाहर चली जाए या फिर डाई के या फिर टेबलेट के अंदर रह जाए। मतलब दो ही जगह है जहाँ पे वो एयर जो है वो जा सकती है, या तो डाई के बाहर या फिर टेबलेट के अंदर। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको प्री कंप्रेशन देते हैं, ठीक है, और अपर पंच की एंट्री को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि हमारा जो इंट्रैप्ड एयर है वो मेरा डाई के बाहर चला जाएगा। अगर वो टेबलेट के बीच में रह गया तो फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, कैपिंग क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मेन जो है वो कैपिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि क्या वो अगर एयर इंट्रैप रहेगा तो पार्टिकल्स बाइंड नहीं होंगे, ठीक है, वीक बॉन्ड फॉर्म होगा और आगे जाके वो कैपिंग क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम लोग प्री कंप्रेशन स्टेज पे स्लाइड टैम्प करके, ठीक है, वो एयर को जो है हम लोग बाहर निकाल देते हैं डाई कैविटी के बाहर। जैसे आप ये देख रहे हैं ये अपर पंच है, अब इसकी एंट्री को हमने इसको बहुत अंदर तक हम लेके नहीं गए, ठीक है, इसकी एंट्री अपर पंच की एंट्री को हमने कंट्रोल किया, और ये जैसे ये स्लाइड टाइम करेगा यहाँ से देखिए ये दोनों किनारे से एयर जो है ये मेरा यहाँ से निकल जाएगा। तो प्री कंप्रेशन का मेन उद्देश्य वही है कि हमारा जो इंट्रैप्ड एयर है हम लोग उसको डाई कैविटी से बाहर निकाल दें। अब इसमें क्या है, मेन कंप्रेशन रोलर। मेन कंप्रेशन रोलर का काम क्या है, ठीक है, ये अपर पंच जो हमारा मेन कंप्रेशन रोलर होता है, दो मेन कंप्रेशन रोलर रहेंगे, अपर पंच लोअर पंच के लिए, ठीक है, अपर कंप्रेशन रोलर और लोअर कंप्रेशन रोलर, एक अपर पंच के लिए एक लोअर पंच के लिए। ये क्या करता है, एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट जो होता है, एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट जो फोर्स जो होता है, प्री डिटरमाइंड फोर्स जो है ये हम उन अपर पंच और लोअर पंच पे एक्सर्ट करता है, अप्लाई करता है, ठीक है, जिससे कि हमारी टेबलेट फॉर्म होती है। ये क्या करता है, ये फाइनल कंप्रेशन फोर्स टेबलेट पे, फाइनल कंप्रेशन फोर्स जो होता है, ठीक है, वो टेबलेट पे अप्लाई करता है, जो कि प्री कंप्रेशन से ज़्यादा होता है और ग्रेन्यूल्स को हमारे टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जब हमारा कंप्रेशन साइकिल चल रहा हो और ये प्रेशर अप्लाई करता है, तो ये जो वाइब्रेशन फ्री होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। अगर ये वाइब्रेट करेगा तो वेट पे इम्पैक्ट आएगा, अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब अगला जो है ये है हमारा इजेक्शन कैम, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इसका जो लोकेशन होता है ये हमारा मेन कंप्रेशन रोलर के बाद होता है। अब इजेक्शन कैम क्या करता है, इजेक्शन कैम क्या कर देगा, लोअर पंच को जो है वो ऊपर की तरफ पुश करता है, जिससे कि हमारी जो टैबलेट है वो डाई कैविटी से बाहर आ जाए, ठीक है, एकदम डाई कैविटी के टॉप पे आ जाए। अब पंच लोअर पंच डाई टेबल से कितना ऊपर आता है, नॉर्मली 0.1 से 0.2 mm मैक्सिमम ये बाहर आता है। इतना आने के बाद जो टैबलेट होगी वो मेरी डाई टेबल के ऊपर आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा टेक ऑफ प्लेट या टैबलेट स्क्रैपर होता है वो टैबलेट को गाइड करता है एग्जिट चूट में, और हमारी जो टैबलेट है वो गुड कंटेनर में कलेक्ट हो जाती है। अब पुअर इजेक्शन, अगर मेरा लोअर पंच का मूवमेंट बराबर नहीं हुआ, पता चला लोअर पंच जो है मेरा वो डाई के अंदर ही रह गया, तो उस केस में क्या होगा, मेरा टैबलेट बराबर इजेक्ट नहीं होगा और आगे जाके वो स्क्रैपर जो हमारा टैबलेट स्क्रैपर है उससे टैबलेट टच होगा और वो टैबलेट डैमेज हो जाएगी, चिपिंग भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो टैबलेट हमारी डैमेज हो जाएगी और टैबलेट बराबर इजेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए जो हमारा लोअर पंच का पोजीशन है ना वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, जो कि स्मूथ टैबलेट को वहाँ से डाई टेबल से निकाल सके। अब इसमें क्या होगा, अगर मेरा लोअर पंच ज़्यादा ऊपर आएगा 0.1 से 0.2 mm, तो ये क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि मेरा जो टेबलेट टेक ऑफ प्लेट लोअर पंच जो होता है वो टेबलेट टेक ऑफ प्लेट के कांटेक्ट में आएगा और वो डैमेज हो सकता है। अगर वो ज़्यादा अंदर रह गया तो उसके उसमें टैबलेट बराबर रिजेक्ट नहीं होगी और टैबलेट मेरी डैमेज हो जाएगी। इसीलिए इसका जो पोजीशन है वो बराबर हमको फिक्स करके रखना पड़ता है 0.1 से 0.2 mm। अब टैबलेट टेक ऑफ प्लेट क्या होती है, टैबलेट टेक ऑफ प्लेट जो है ये जो हमारा टैबलेट इजेक्शन कैम के थ्रू लोअर पंच ऊपर आता है, ये टैबलेट को डाई कैविटी से
इजेक्ट करके डाई टेबल पे ले आता है। तो ये क्या करती है, टेबलेट टेकाफ्लेट जो उसको गाइड कर देती है एग्जीक्यूट में, और मेरी टेबलेट जो है वो एज ए गुड टेबलेट हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हमने टेबलेट टेकाफ्लेट को बराबर सेट नहीं किया है, इसको बहुत ज़्यादा ऊपर सेट कर दिया, तो उसके इसमें क्या होगा, टेबलेट उसके बीच में जाके फंस जाएगी और वह टेबलेट डैमेज हो सकती है। इसीलिए टेबलेट टेकाफ्लेट का जो पोजीशन है सेट करने का, वो बहुत हमको केयरफुली सेट करना चाहिए। अब एडवांटेज क्या है रोटेटरी प्रेस के, हाई प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ लेबर। इसकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, लेबर कास्ट बहुत कम लगती है इसमें, कम, ठीक है। दूसरा क्या, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है। अब इसमें क्या होता है, जो फीडर होता है ना, वो फोर्स फीडर नॉर्मली होते हैं, ग्रेविटी फीडर तो अब यूज़ नहीं होते, नॉर्मली फोर्स फीडर होते हैं। ये क्या करते हैं, जो पाउडर का मूवमेंट है ना और ड्राई फिल कैविटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। अब मशीन जो होती है ना, वो इंडिपेंडेंट रूप से वेट और हार्डनेस को कंट्रोल करती है। वो मतलब वेट कर कंट्रोल कर रही है तो थिकनेस भी करेगी, थिकनेस कर रही है तो हार्डनेस भी करेगी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें क्रिटिकल पैरामीटर, सिलेक्शन ऑफ फिल कैम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फिल कैम का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या होता है, फिल कैम ही है जो डाई के ओवर फिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम फिल कैम को बराबर जो है वो सेलेक्ट नहीं करेंगे तो मेरा उस केस में क्या हो सकता है कि मेरा जो है वो बराबर डाई फिल नहीं हो, उस केस में हमारा वेट पे इम्पैक्ट आएगा, वेट पे इम्पैक्ट आएगा तो थिकनेस पे आएगा, थिकनेस पे आएगा तो हार्डनेस पे आएगा। क्योंकि फिलिंग कैम, ठीक है, फिलिंग कैम क्या करती है, लोअर पंच को पुल करती है नीचे की तरफ एकदम बॉटम पे, जिससे कि मेरा डाई जो है वो मैक्सिमम फिल हो जाए। अब पता चला हमने ऐसी फिलिंग कैम सेलेक्ट कर ली कि जब वो लोअर पंच को नीचे की तरफ पुल कर रही है तो वो डाई कैविटी में थोड़ा सा ही नीचे है, जैसे कि प्रॉपर पाउडर फिल नहीं हो पाएगा, तो उसके इसमें क्या होगा कि हमारा वेट पे इम्पैक्ट आएगा। फिलिंग डेप्थ मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा फिलिंग डेप्थ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ टेबलेट, जो वेट ऑफ टेबलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्डनेस। तो मेरा फिल डेप्थ जितना ज़्यादा रहेगा, मेरा पाउडर उतना भरेगा, मेरा वेट इतना ज़्यादा रहेगा, मेरा कंप्रेशन फोर्स भी उतना ज़्यादा रहेगा। मेरा वेट जितना कम रहेगा, ठीक है, फिल डेप्थ जितना कम रहेगा, फिल डेप्थ अगर कम है तो मेरा वेट भी उतना कम आएगा। इसीलिए हमारा जो फिल डेप्थ है वो एक क्रिटिकल पैरामीटर है। कंप्रेशन फोर्स जो है, ठीक है, जो कंप्रेशन फोर्स जो है वो टेबलेट के पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि वेट, थिकनेस और हार्डनेस। अब टरेट का स्पीड, ठीक है, अब जो टरेट की स्पीड है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि ये क्या है, टरेट की स्पीड जो है डाई के फिलिंग पे इम्पैक्ट करता है। तो डाई का फिलिंग जो है वो डायरेक्टली टेबलेट के वेट को इम्पैक्ट करता है। अगर मेरा मशीन जो है, मशीन की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसके इसमें क्या होगा कि मेरी डाई बराबर फिल नहीं होगी, डाई फिल नहीं होगी तो मेरा वेट वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टरेट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो डाई मतलब जो हमारा फीडिंग एरिया है वहाँ पे जो हमारा डाई है वो प्रॉपर फिल हो सके। अब टरेट स्पीड और फीडर स्पीड, अब टरेट स्पीड और फीडर स्पीड सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तब पता चला फीडर की स्पीड कम है और टरेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसके इसमें क्या होगा, फीडर हमारा पाउडर जो है वो डाई टेबल मतलब डाई को इतना डिलीवर नहीं कर पाएगा और उसके इसमें मेरा वेट पे इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए हमको फीडर की जो स्पीड है उसको भी ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, और टरेट और फीडर स्पीड जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। नॉर्मली बीएमआरस में जो हमारा रहता है उसमें फिक्स रहता है कि आपको टरेट का स्पीड कितना रखना है और फीडर का स्पीड कितना रहता है। बेस्ड ऑन द ट्रायल बैचेस एंड सो डेवलपमेंट के टाइम पे जो होता है उसके बेसिस पे वो फिक्स होता है कि टरेट का स्पीड आपको इतना रखना है, फीडर की स्पीड आपको इतना रखना है। अब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, ठीक है, तो उसके इसमें तो उसमें बहुत नए सारे प्रोसीजर्स आए हुए हैं, ठीक है। मॉडर्न जो हमारी मशीनें हैं वो रेसिपी बेस की मशीनें हैं, ठीक है। हर एक बैच, हर एक प्रोडक्ट के लिए हमारे जो मशीनें हैं उसमें इंडिविजुअल रेसिपी रहती है, ठीक है, जो कि हम प्रोडक्शन के टाइम पे उसको हम लोग यूज़ करते हैं।
अब इसमें क्या होगा, अगर हमने एक बार रेसिपी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, मशीन पैरामीटर, डेप्थ ऑफ फिलिंग, टरेट स्पीड, फीडर स्पीड, पंच सेपरेशन, ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, ये अगर हमने रेसिपी सेलेक्ट कर ली तो ये जो पैरामीटर्स होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं जैसे कि हम रेसिपी डाउनलोड करते हैं। अब जो मॉडर्न मशीनें हैं उसमें AWC की फैसिलिटी भी आती है। AWC बोले तो ऑटो वेट कंट्रोलर, ये वेट को जो है ऑटो में एडजस्ट करते हैं। अब AWC जो होता है ना, वो कैसे काम करता है, AWC जो काम करता है ना, वो कंप्रेशन फोर्स के थ्रू काम करता है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये क्या करता है, टेबलेट के वेट को जो है वो मेंटेन रखता है। कैसे मेंटेन रखता है, कंप्रेशन फोर्स के रेफरेंस के थ्रू। अब इसका क्या सेट करने का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टेबलेट का जो वेट होता है उसको हम लोग टारगेट वेट पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे 100 mg है तो हमने 100 mg पे सेट कर लिया और उसके पर सारे पैरामीटर्स अगर मेरे ओके हैं तो वो 100 mg पे जो मेरा कंप्रेशन फोर्स आएगा वो मेरा रेफरेंस स्टैंडर्ड कंप्रेशन फोर्स रहेगा। फिर हम लोअर वेट पे ले जाएंगे, ठीक है, उस जिस पर्टिकुलर वेट लोअर वेट पे मेरा सारा पैरामीटर ओके है वो मेरा लोअर रेफरेंस रहेगा। उसके बाद हायर की तरफ अगर हम ले गए तो मेरा वो हायर रेफरेंस रहेगा। तो हमारा जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन फोर्स। तो जो वेट मेरा रहेगा, जितना वेट रहेगा उसी हिसाब से मेरा कंप्रेशन फोर्स जो है उस पर अप्लाई होगा। जैसे कि टेबलेट का वेट अगर मेरा फिल डेप्थ बढ़ा, मेरा पाउडर ज़्यादा बढ़ा, पाउडर ज़्यादा आया डाई फिल में, अगर मेरा पाउडर ज़्यादा गया तो उस केस में क्या होगा, मेरा टेबलेट का वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो मेरा कंप्रेशन फोर्स बढ़ेगा। जैसे जैसे मेरा डाई फिल कम होगा, मेरा टेबलेट का वेट कम होगा और मेरा कंप्रेशन फोर्स भी डिक्रीज होगा। अब इस केस में क्या होगा, मशीन जो है ना वो टेबलेट का जो वेट है उसको एडजस्ट करती है बाय फिलिंग। जो हमारा जो पाउडर फिल हो रहा है डाई में, वहाँ से उसको वेट एडजस्टमेंट यूनिट से वहाँ लोअर पंच के अप डाउन मूवमेंट को करके वेट को कंट्रोल करती है। अब इस केस में क्या होगा, अगर मेरा कंप्रेशन फोर्स जो है आउट ऑफ, ठीक है, सेट लिमिट में ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, तो वो टेबलेट जो है, पर्टिकुलर टेबलेट जो है वो मेरी रिजेक्ट हो जाएगी, वो मेरी गुड में नहीं जाएगी। क्योंकि उसने क्या हुआ, अगर हम सेट करते हैं कि रेफरेंस स्टैंडर्ड मान के अपर एंड लोअर कंप्रेशन फोर्स का हम लोग क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, और डिफरेंट मशीनों में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारा सिजोंग का अगर हम लोग देखें तो उसमें हाईस्ट HSP LSP, हाई स्टॉप लो स्टॉप प्रेशर, ठीक है, HEP LEP, हाई इजेक्ट प्रेशर लो इजेक्ट प्रेशर के, ठीक है, 2 पैरामीटर्स रहते हैं। फिर HCP LCP हाई, ठीक है, हाई कंट्रोल प्रेशर लो कंट्रोल प्रेशर, ठीक है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो उन पैरामीटर्स के ऊपर अगर कोई भी मेरा वैल्यू गया तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टेबलेट को रिजेक्ट कर देगा। अब इसमें भी कई सारे फंडे होते हैं कि इतना नंबर ऑफ टेबलेट्स अगर इतने रोटेशन में आया, इतने रोटेशन में इतना टेबलेट आया, तो उसके हिसाब से इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर्स के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, उसके हिसाब से हमको पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। और वो पर्टिकुलर टेबलेट अगर मेरा किसी भी टेबलेट का पैरामीटर आउट ऑफ लिमिट गया, मेनली वो कंप्रेशन फोर्स ही रहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टेबलेट को रिजेक्ट करेगा। बट कंटिन्यूस अगर बार बार वो रिपीट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर रोटेशन या सिंगल पंच से नंबर ऑफ टेबलेट्स के बाद वो मशीन स्टॉप हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया मल्टी स्टेशन रोटेटिव प्रेस के बारे में, उसका वर्किंग मैकेनिज्म, कंप्रेशन साइकिल, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पैरामीटर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो मशीनें आ रही हैं उनमें। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन प्रोसेस चेक्स। टेबलेट में कौन कौन सा इन प्रोसेस चेक करते हैं, टेबलेट अपीयरेंस, साइज एंड शेप, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, हार्डनेस, थिकनेस, टेबलेट डिसइंटीग्रेशन, फ्रेबिलिटी। ये वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे अपडेट होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।